लागत आपकी रोटियों पलटाई, लागत आपकी रोटियों पलटाई, सत्ता परिवर्तन के बाजी सहनाई, रोजी रोजगार के छूटी झमेला और रिकॉर्ड तोड़ लागी अबकी के मेला। और अभी 2 3 दिन पहले दिल्ली में लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ। उसमें भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लोगों की मौतें हुई है अभी तक। इस पे क्या सोचते हैं आप? इस पर सोचना यह है कि आपका सुरक्षा तंत्र कमजोर है, सुरक्षा तंत्र मजबूत नहीं है। सारे लोग चुनाव में फंसे हुए हैं, किसी को ध्यान नहीं है। दिल्ली ऐसा राजधानी जो देश की राजधानी है, वहाँ लोग सुरक्षित नहीं है, तो और देश की बात क्या करते हैं? देश सुरक्षित हाथों में है? नहीं, पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। कैसे? जो इंटेलिजेंस सिस्टम है पूरी तरह से फेल्योर है। भारत की राजधानी में जब सरेआम लाल किला ऐसी जगह पर घटना होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, और बहुत ही निंदनीय है। हमारा युवा जो है सो अभी भी बेरोजगारी से संघर्ष कर रहा है, जनता महंगाई से त्रस्त है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बोलते हैं लोग। तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, ये देश के लिए बहुत ही विघटनकारी चीज़ें हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आदित्य कुमार। आज हम लोग मौजूद हैं सोनपुर मेला में। सोनपुर मेला अपने आप में बहुत खास है, इसका इतिहास है और यहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। पहले ये जो मेला है घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए, जानवरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इस मेला का पूरा जो आकलन है, जो नज़रिया है, पूरा बदल चुका है। मतलब जानवरों के लिए कम, लोग एंटरटेनमेंट देखने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए ज़्यादा यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो मेला में पहुँचे हुए हैं और दिल्ली में लाल किला के पास ब्लास्ट भी हुआ। थोड़ा सा देश के ऊपर भी बातचीत करेंगे कि सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। जो लाल किला के बाहर ब्लास्ट हुआ उसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 12 लोगों की मौतें हुई है। और बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसे हैं आप। हाँ ठीक है, अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? तारकेश्वर सिंह, तारकेश्वर सिंह। सोनपुर। तब मेला के बारे में कुछ बताइएगा। मेला चुनाव की वजह से फीका हो गया मेला। जी। अगर चुनाव नहीं होता तो मेला अच्छा लगता, लेकिन अभी तक तो स्थिति ठीक नहीं है। और जहाँ तक प्रशासन का सवाल है तो सब लोग लगे हुए हैं चुनाव में। मेला के ऊपर ध्यान बहुत कम है और अभी खेल तमाशा भी शुरू नहीं हुआ है। अभी बनिए रहा है बहुत सा स्टॉल, जबकि लग जाना चाहिए। हालांकि कमिश्नर साहब तो 9 तारीख को उद्घाटन करा दिए, लेकिन उद्घाटन के बाद भी मेला में रौनक आया नहीं। अब देखिए 2-3 दिन के बाद अब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, उसके बाद क्या होता है आगे। अभी कोई भी सरकारी जो है अभी स्टॉल वगैरह या कृषि प्रदर्शनी वगैरह कहीं कुछ नहीं है। अच्छा। लोग आ रहे हैं, इसी घूम फिर के देख रहे हैं, कुछ नहीं है, लौट जा रहे हैं। इसका ऐतिहासिक गरिमा रही है इस मेले का। हाँ, यही है, मुगल का पीरियड से भी पहले का मेला है, हरिहर क्षेत्र मेला। और ये सोनपुर की गरिमा है। ये ऐसे तो विश्व विख्यात है मेला, लेकिन हरिहर क्षेत्र सोनपुर जो है वो बहुत प्राचीन काल से विख्यात है दुनिया में। और सोनपुर की धरती सोना, हरिहर क्षेत्र महान, ग्रास से गज को मुक्त कराने आए थे भगवान। इसका कहा गया है, बरसों से थी जंग ये जारी, ग्राह पड़ता था गज पे भारी, मची हुई थी चीख पुकार, हो रही थी गज की हार, नारायण तब दौड़े आए, भक्त को देने त्राण, ग्राह से गज को मुक्त कराने आए थे भगवान। ये वो जगह है। लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए मेला का, चुनाव की वजह से। उस पर भोजपुरी पर 2 लाइन हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल सुनाइए। ना कोई भीड़ भाड़ ना कोई झमेला, चुनौए तक खा गई लबकी के मेला। देखते में बीत गई गंगा स्नान, प्रशासनों के ना रहल मेला पर ध्यान। हर तरफ होत रहे नेतवन के खेला, चुनौए तक खा गई सोनपुर के मेला। लटकल बा झूला, बंद बा तमाशा, सभे के बाटे उद्घाटन के आशा, साफ न सफाई जादू न खेला, चुनौए तक खा गई सोनपुर के मेला। सभे के अब की चुनावे पर ध्यान बा, बिहार के यही पर टिकल सम्मान बा, जारी बा बहु चुनावी झमेला, चुनौए तक खा गई सोनपुर के मेला। अबकी के मेला बहुते उदास बा, भीड़ भाड़ होखी उद्घाटन के आस बा, टुकुर टुकुर ताकेलन तारक अकेला, चुनौए तक खा गई अबकी के मेला। लागत आपकी रोटियों पलटाई, लागत आपकी रोटियों पलटाई, सत्ता परिवर्तन के बाजी सहनाई, रोजी रोजगार के छूटी झमेला और रिकॉर्ड तोड़ लागी अबकी के मेला। वाह। सरकार पे तंज भी है आपका? हाँ है,
इसलिए कि सरकार तो चुनाव में लगी हुई है। मेला यहाँ बीत रहा है, आज एक आध हफ्ता से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन अभी तक न कोई स्टॉल है न कोई सरकारी व्यवस्था है। अभी सब लोग उलझे हुए हैं। हालांकि चुनाव है तो ये तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं, ये भी जरूरी है। लेकिन ठीक है, आशा है कि मेला लगेगा बढ़िया। सर अब आते हैं असल मुद्दा पे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, चौकीदार आपके लिए 24 घंटा खड़ा है, जब तक हम हैं तब तक कोई आतंकवादी घटना नहीं घट सकती है। पहलगाम हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, 2013 में भी बम ब्लास्ट हुआ था पटना के गांधी मैदान में, जिसमें 6 से 8 लोग मरे थे। और अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ, उसमें भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लोगों की मौतें हुई है अभी तक। इस पे क्या सोचते हैं आप? इस पर सोचना ये है कि आपका सुरक्षा तंत्र कमज़ोर है, सुरक्षा तंत्र मजबूत नहीं है। सारे लोग चुनाव में फंसे हुए हैं, किसी को ध्यान नहीं है। दिल्ली ऐसा राजधानी जो देश की राजधानी है, वहाँ लोग सुरक्षित नहीं है, तो और देश की बात क्या करते हैं आप? सुरक्षा तंत्र हमारा मजबूत होना चाहिए। जब जान रहे हैं कि पड़ोसी देश जो है हमारे ऊपर हमेशा हमला करने को तैयार है, तो आप उधर से आपका ध्यान हटा हुआ है, दूसरे तरफ आप लगे हुए हैं। आपका गृह मंत्रालय अगर चुस्त रहे, इंटेलिजेंस अगर आपका चुस्त दुरुस्त रहे, तो मजाल है कि कोई आके हमारे अंदर RDX लेके घुस जाएगा। इसमें हमारी भी कमजोरी है, हमें हमेशा सजग रहना होगा, तब ये देश सुरक्षित होगा। वैसे मोदी जी हैं तो हम लोग तो महसूस करते हैं कि सुरक्षित हाथ में रहेगा, लेकिन जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं उसमें कैसे क्या भरोसा किया जाए कि हम सुरक्षित हैं? इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद RDX आ जाता है। हाँ। मतलब घुसपैठी देश में घुस जाते हैं, नक्सली देश में घुस जाते हैं, बाहर से आतंकवादी देश में घुस जाते हैं, तो बाकी NIA जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से क्या कर रही है आखिर? गृह मंत्री क्यों चुप है? वही ना हम कह रहे हैं, गृह मंत्रालय तो अब समझिए कि अब गृह मंत्री जी पटना में हैं, तो गृह मंत्रालय तो सुस्त है। जब नेता दुरुस्त रहेगा तब ना इंटेलिजेंस जो है आपका सुरक्षा तंत्र जो है मजबूत रहेगा। ये जब उससे ये हैं अपने धंधे में लगे हुए हैं, चुनाव के फेर में है लगे हुए, उधर वहाँ मौका देखा वहाँ इस तरह का कर दिया काम। सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया है वो। हाँ एकदम, वो तो लाल तो समझिए कि उसका कामयाब नहीं हो सका जो चाह रहा था। जैसा कि हम सुन रहे हैं कि वो राम मंदिर को भी उड़ाने वाला था, बनारस में भी उड़ाने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश वो उतना नहीं कर सका। हड़बड़ी में जो करना था वो कर दिया। लेकिन ये क्या दिखाता है कि आपका सुरक्षा तंत्र फेल्योर है। तो प्रधानमंत्री असफल दिख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था देने में। अभी अब क्या कहा जाए उनको, तो अभी यहाँ है नहीं, वो तो बाहर है, भूटान गए। हाँ भूटान गए। हाँ भूटान से आने के बाद वो क्या स्टेप लेते हैं, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, वो तो आगे की बात। चलिए आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। देश सुरक्षित हाथों में है? नहीं, पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। कैसे? सिस्टम जो है, जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, पूरी तरह से फेल्योर है। भारत की राजधानी में जब सरेआम लाल किला ऐसे जगह पर घटना होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, और बहुत ही निंदनीय है। हाँ। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। बोलते हैं, उनका काम है, उनका तो काम है कि वो तो बोलते हैं कि पूरे हमारी 1.5 अरब जनता हमारा अपने हैं, पर ऐसा होता कहाँ है? ऐसा प्रैक्टिकल पे नहीं है। केवल वो बोलते हैं और जुमलों की बातें करते हैं, लंबी लंबी यहाँ घोषणाएं होती है, पर वो धरातल पे आती ही नहीं है। केवल करोड़ों करोड़ की योजनाएं बनती है और कहाँ जाती है, कहाँ वो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ इन्वेस्ट होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सिस्टम है, पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। हमारा युवा जो है सो अभी भी बेरोजगारी से संघर्ष कर रहा है, जनता महंगाई से त्रस्त है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बोलते हैं लोग। तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, ये देश के लिए बहुत ही विघटनकारी चीज़ें हैं। और हमारा युवा शक्ति जो है अब उबाल पर है। और ये जो प्रयोग बांग्लादेश में, श्रीलंका में, सीरिया में हुआ है, वो न हो, हमको लगता है कि संभावना लग रहा है कि भारत में भी न हो जाए। पर हम चाहेंगे कि यहाँ के लोगों से कि थोड़ा सा धैर्य बना के रहें और अच्छे से रहें। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, कितना सुरक्षित है? अभी जिस तरीके से आप देखे होंगे लाल किला में, राजधानी में लाल किला के बाहर ब्लास्ट होता है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लोगों की मौत हो जाती है। इसके पहले पहलगाम हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, उसमें भी कई हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए उसमें। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? मेरी राय थोड़ा इन दोनों लोगों से जुदा है।
उनके 11 साल के शासनकाल में अगर दिल्ली में देखें तो ये कोई पहली आतंकवादी घटना है दिल्ली जैसे शहर में। उससे पहले के यूपीए के कार्यकाल में आप देखेंगे तो कोई शहर सुरक्षित नहीं था, चाहे बनारस हो, अहमदाबाद हो, पूना हो, बेंगलुरु हो, क्या मंदिर, क्या लोकल ट्रेन मुंबई का, सब जगह विस्फोट होते रहते थे। एक ये जो चूक हुई है इस मामले में, मैं एक आपको फैमिली मैन एक सीरीज आया था, उसका एक कोट है, वो 99 बार फेल होते हैं और अगर एक बार भी सफल हो जाते हैं तो उनकी ये विक्ट्री है। लेकिन अगर सुरक्षा तंत्र वाले अगर 99 बार किसी घटना को रोक देते हैं और उसके बाद अगर वो किसी एक में असफल हो जाते हैं तो वो उनकी हार मानी जाती है इस तरीके से। क्योंकि जो व्यक्ति, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता इस मामले में है कि जब हमारे घर में ही अपने ऐसे लोग हों, उनसे आप कितने देर तक घर में आप सतर्क रह सकते हैं। सुरक्षा आप किन लोगों की बात कर रहे हैं सर? जो लोग मारे गए, जिन्होंने ये सुसाइड बॉम्बिंग किया है, जो खुद अपनी जान हथेली पर लेके चल रहे हैं, कश्मीर से पहलगाम से उनका लिंक निकल रहा है। आपको जानकारी में पता होगा कि करीब उन्होंने 10 लाख लोगों को मारने का प्लान बना रखा था। उन्होंने एक ऐसा केमिकल तैयार किया था कस्टर्ड, उससे क्या कहते हैं, ऑयल से, जो साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक था, जिसका 1 ग्राम अगर शरीर में आपके सूंघ भी आप ले तो आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में वैसे बॉटल्स बना के रखे थे। उनका एक प्लान था कि वो पानी में मिलाकर मिक्स करके हज़ारों लोगों को मारेंगे। अब आपके घर में ही अगर ऐसा भेदी हो जाए जो इस नाम पर कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है और इस नाम पर दूसरे निर्दोष लोगों को मारने का अगर वो रखता है, अगर उनके आप शब्द में देखेंगे तो क्या लगा हुआ, आतंकवादी, टेररिस्ट। लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ कि आतंकवादी ही रियल में थे वो। जांच चल रही है इस पे। जो 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट मिला है जी, जो तैयार करके लाया गया है, और जिस यूनिवर्सिटी, अल्फ्रा यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद का है, जो ये शक के दायरे में आया है, आपको पता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट का संग्रह नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो वो वैज्ञानिक होगा या किसी कॉलेज प्रोफेसर या लैब का व्यक्ति हो सकता है। अगर वहाँ के 2-3 डॉक्टर पकड़े गए हैं, आप सोचिए कितना बड़ा नेक्सस होगा, कितना बड़ा अगर उन्होंने प्लान कर रखा था कि 2900 केजी नाइट्रेट उनके पास अमोनियम नाइट्रेट आ चुका था। 5 केजी से ज़्यादा किसी को रखने का अधिकार नहीं है। और उनको पता है कि आरडीएक्स के मुकाबले जो है वो उसकी गंभीरता उतनी ही है, बराबर, थोड़ा सा कम है उसके मुकाबले। आरडीएक्स भी 300 केजी के करीब जब्त होने का अनुमान मिला है, 2 अलग अलग जगहों से मिला है। वो एक तरीके से उन्होंने एक चुनौती दी है कि अगर आप हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आत्मघाती दस्ता वाले लोग हैं, हम अपने आप को उड़ा लेंगे, उनको अपना जान देना है। सिक्योरिटी फोर्सेस कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अगर मान के चलिए कि मैं वो व्यक्ति हूँ, अगर मैं यहाँ चाहूँ कि आप लोगों के बीच में बैठकर अपने आप को सुसाइड बम से उड़ा लूँ, तो कौन सी इंटेलिजेंस आके मुझे अभी पकड़ लेगी। लेकिन सर सवाल ये है कि इतना बड़ा घटना को अंजाम देना, गृह मंत्रालय कहाँ था, जांच एजेंसियाँ कहाँ थी, एनआईए कहाँ थी, आखिर इन लोगों को थोड़ा भी भनक नहीं था क्या? अगर भनक नहीं होती तो उससे 1 दिन पहले ही उन्होंने 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। जो सूचना आ रही है उसमें से जो कुछ बचा हुआ हिस्सा था वो लेकर वहाँ से वो भाग गए। बात तो ये भी आ रही है कि वो उन्होंने जो प्लान किया था कि इस तरीके से कि हम चलो चैलेंज करते हैं आपकी इस व्यवस्था को, कि अगर उन्होंने मेल भी भेजा कि रोक सको तो हमें रोक लो, देखते हैं आप क्या करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड बॉम्बर ही बन जाए तो आप एकमात्र उपाय कर सकते हैं केवल कि आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं समय से पहले। उसके साथ भी आपके साथ एक प्रॉब्लम है, सुरक्षा एजेंसियों पर उंगली खड़ा करना बड़ा आसान काम है, उनका भी जान होता है, उनका भी रिस्क होता है। अगर आप उनको न्यूट्रलाइज करते हैं तो आप ही के देश में जो चंद लोग हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पर खड़े हो जाएंगे आपके साथ। आप 11 साल के कार्यकाल में दिल्ली में कौन सा कितना विस्फोट हुआ, भारत के अंदरूनी इलाकों में एक भी आतंकवादी घटना की कार्रवाई नहीं हो सकी। जो 2014 से पहले, चाहे वो आपका अक्षरधाम मंदिर हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वो पूना हो, चाहे बेकड़ी कांड हो, चाहे वो बनारस का घाट हो, चाहे मुंबई का लोकल ट्रेन हो, जो ऑल आउट अभियान कश्मीर में चलाया गया आतंकवादियों के खिलाफ 370 हटने के बाद से, वहाँ भारतीय सेना ने वहाँ के उनके जो जितने कमांडर थे, फिदाइन कमांडर, रैंक 1, 2 सबको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे कि धर्म पूछ के मारा जा रहा है। अगर ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि वो किसी धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को आप अपने देश के अंदर जो हैं उनको न्यूट्रलाइज आप कैसे करेंगे? वो आपके साथ हैं, वो आपके बगल में खड़े हैं।
इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। स्लीपर सेल्स, आपने ये टर्म सुना होगा। जी बिल्कुल। वो किस तरीके से काम करते हैं, वो हैं आपके साथ, वो रोज़ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप ही के बीच में हैं, आपके पर्व त्यौहार सब चीज़ों में शरीक हो रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप इसको कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। और हमेशा एक चीज़ है कि जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो अपने देश में ही उनके लिए विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग, उनको बचाने वाले लोग, सरकार को ज़बरदस्ती ब्लेम करने वाले लोग, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर कौन सी सरकार आएगी जो इस मानसिकता को बदल पाएगी, कब वो अपना देश इसको समझेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारी नाम अजीत कुमार हुई, सोनपुर का जो रहने वाला। लाल किला के बाहर ब्लास्ट हुआ उसके बारे में क्या विचार है? हम लाल किले के बारे में नहीं कह सकते, मगर हम जहाँ हैं वहाँ के बारे में पूछिएगा तो हम कह सकते हैं। देश सुरक्षित हाथों में है। अपना पुल सुरक्षित ही नहीं है तो देश कहाँ से सुरक्षित क्या है? बोल रहे हैं? अपना पुल जो है, जो वैशाली की ओर जाते हैं सारण से, वो तो सुरक्षित ही में नहीं है, तो लाल किला आप कहाँ से बतिया रहे कैसे? हैं? थोड़ा बताइए थोड़ा सा। जो जाम लगती है, एम्बुलेंस उसमें पड़ी रहती है, यात्री जो है मर जाती है, अपना हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए कि कितना गंदगी फैल रहती है, और उसी के सामने आप हॉस्पिटल खोल दीजिएगा। यही तो स्वास्थ्य विभाग का काम है। स्वास्थ्य विभाग का ही काम अपनी अंग्रेजी बाजार जो हॉस्पिटल है, जाके उसमें एक बार अपना जाके देख लीजिए शौचालय के बारे में, तब बोलिए कि अजीत कुमार झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो मंगल पांडे ने इसके लिए काम नहीं किया? स्वास्थ्य एक मंत्री बार थे तो। एक बार भी ताकि हॉस्पिटल में झांकी पार ले, अंग्रेजी बाजार में हॉस्पिटल है, एक बार भी ताकि अपना झांकी पार ले। अपनी हमारी पुल जो वैशाली की ओर जाती है सारण से, उस पुल में एम्बुलेंस जो है कि बच्चे मर जाते हैं एम्बुलेंस में, यही तो पुल का सुरक्षित है। सारण का आदमी को जो तकलीफ होती है इस पुल के बारे में, वो आपकी आँख से रुआ गिर जाएगी, आंसू जो होती है ना वो गिर जाएगी जब कभी फंसिएगा तो। गाड़ी वाले को जो है ज़बरदस्ती पुलिस हेलमेट नहीं है मगर फाइन मार देगी, रहते हुए भी तो यही समस्या है। तो सबसे पहले तो पुल सुरक्षित कर ले। पुल के बारे में देख रहे हैं, हमारी नमामि गंगे घाट गिर बन जाता गई, है बार बार। पुल गिर नहीं जाती है, जाम होती है, जाम जाम। भी होती है और गिर भी जाती है बार बार। तो बस इसी से आप जान जाइए कि जब घर में जब भाई फूट गया तो बाहर में कहाँ आप जा रहे हैं। चलिए। तो हम यहाँ पे कई लोगों से बातचीत की कि देश कितना सुरक्षित हाथों में है, सभी का अपना अपना ओपिनियन है, सभी का अपना मत है, सभी लोगों ने अपने बातों को रखा। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।